जी हाँ दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन नंबर 41 ऑफ पार्ट वन, सेक्शन नंबर 41 ऑफ पार्ट वन, जिसका नाम क्या है? जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सर, इस सेक्शन के अंदर क्या हम जीडीआर समझेंगे कि जीडीआर क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं। हम ये नहीं समझेंगे कि जीडीआर क्या होता है। क्यों सर? क्योंकि हमने ये समझ चुका है कहाँ पे? सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 44 के अंदर। मतलब कि सर, जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी ना, तो वहाँ पे हमने जीडीआर के इस सेक्शन को कवर किया था, जहाँ पे हमने डिटेल में समझा था कि जीडीआर किस तरीके से फंक्शन करता है और एक्चुअल में ये चीज़ क्या है। तो अगर उसको छोटा सा रिपीट करने का प्रयास करें तो आप क्या समझ सकते हो कि जीडीआर का मतलब क्या हुआ? कि अगर कोई आपकी कंपनी है जो कि एक कंट्री में है और वो अपना शेयर इशू करना चाहती है किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो उस केस में वो क्या करती है कि एक काम तो ये है कि उस फॉरेन कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराए और फिर वहां पे वो शेयर इशू करे और वहां के सब्सक्राइबर उसको, जो भी उसको सब्सक्राइब करना चाहेंगे, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर वन थिंग। बट ऐसे करके अगर उसको मल्टीपल कंट्रीज में अपने शेयर्स को इशू करना है तो वो उसको कितने सारे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराना पड़ेगा और वो एक काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकल एंड एडवाइजेबल टू द कंपनीज। तो उस केस में कॉन्सेप्ट आता है जीडीआर का। जीडीआर बेसिकली क्या करता है कि हर एक कंट्री का एक डिपॉजिटरी बैंक होता है। एक क्या होता है? डिपॉजिटरी बैंक होता है। हम एक जो शेयर है वो इशू करते हैं, ना कि अनेक लोगों को। हम चाहें तो अनेक लोगों को शेयर इशू कर सकते हैं, बट हम कहते हैं इन सबको हम इशू नहीं करेंगे। इस सबको के बदले हम जो शेयर है वो किसको इशू कर देंगे? वो इशू कर देंगे इस डिपॉजिटरी बैंक को। ठीक है सर। और ये डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी? उसका डिपॉजिटरी रिसिट इशू करके देगी इन सभी लोगों को। इन सभी लोगों को इशू करके दे देगी डिपॉजिटरी रिसिट। ठीक है। इस तरीके से कंपनी के पास पैसा भी आ गया, शेयर भी इशू हो गया, और बीच में इस डिपॉजिटरी बैंक ने मदद करी अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में इस काम को करने के लिए। ठीक है। इस चीज को हम नाम देते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, जिसके अंदर शेयर्स किसके पास है? इसके पास है। और इन लोगों के पास क्या है? जो एक्चुअल में इसको जिसका सब्सक्राइब किया, जिनका पैसा लगा है, इनके पास है डिपॉजिटरी रिसिट्स। ठीक है। इनके पास है डीआर। ठीक है सर। चलिए जी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ जीडीआर। हाउएवर, इसको हमने सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 44 में डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं तो आपने ये कवर कर लिया होगा, और अगर आपने अभी इसको ज्वाइन किया है या कुछ समय पहले ज्वाइन किया है तो आप एक बार स्टार्टिंग से इसको कवर कर लें। डेफिनेशंस वाले पार्ट में हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कवर कराया हुआ है। ओके सर। नाउ सेक्शन नंबर 41 किस चीज की बात करता है? सेक्शन नंबर 41 क्या कहता है कि कंपनी को जब जीडीआर इशू करना है तो वो करेगा कैसे, ये उसको डील करने की बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई साहब, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपने जनरल मीटिंग के अंदर ना एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर उसको जीडीआर इशू करना है तो। अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में उसको डिपॉजिटरी रिसिट्स इशू करने हैं तो वो कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कहाँ पे? अपने जनरल मीटिंग में। और उसके बाद जो कंडीशंस वगैरह लिखी हुई हैं, कहाँ लिखी हुई है सर? कंपनीज के रूल्स में। कंपनी रूल्स 2014 के अंदर जो इशू ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के संदर्भ में जितने भी कंडीशंस लिखी हुई हैं, उनको उसको फॉलो करके चलना पड़ेगा। वो तो एक सब्जेक्ट टू वाली बात हो गई, बट मेन थिंग इज कि भाई साहब को क्या करना है? एक स्पेशल रिजोल्यूशन इशू करना है अपने जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है। जीडीआर कैसे ऑपरेट होता है इसको यहां पे पिक्चराइज किया गया है कि जीडीआर किस तरीके से ऑपरेट होगा कि ये हमारा एक ओवरसी है, ये इंडिया है, ये वहां की डिपॉजिटरी है, बेसिकली डिपॉजिटरी बैंक हो गया। इंडियन कंपनी है, वो डिपॉजिटरी एग्रीमेंट करती है इसके साथ। ठीक है। इक्विटी शेयर्स होता है, वो जाता है डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास, और उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है उसी डिपॉजिटरी का। बेसिकली रहता है इस कस्टोडियन के पास है, जो कि इसके नाम पे होगा, जो कि ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम पे होगा, विच इज अ बैंक बेसिकली। और ये ओवरसीज इन्वेस्टर्स को क्या इशू कर देती है? अपने हमारे वहां पे डिपॉजिटरी रिसिट्स। ठीक है। चलिए जी। नाउ अब इसके लिए दो इंपॉर्टेंट यहां पे बातें हैं, वो उसको कवर करना है। इतना ही सेक्शन नंबर 41 आपसे कहता है जानने के लिए। क्या कह रहा है कि मैनर एंड फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिट्स। तो ये वही चीज होगी जो हमने अभी आपको पीछे समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो हमारे डीआरस हैं वो इशू होते हैं। तो वो ये क्या कहा जा रहा है कि ये कैसे कैसे हो सकते हैं? ये पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू भी हो सकते हैं,
और ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी हो सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल फैशन है कि किस तरीके से आप शेयर्स इशू करते हो, तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट में भी कर सकते हो, पब्लिक ऑफरिंग भी कर सकते हो। तो इन सेम फैशन आपके डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स भी इशू हो सकते हैं, या फिर कहा जा रहा है कोई और तरीका भी हो सकता है। सर कोई और तरीका कौन सा होगा? वो डिपेंड करेगा कि आप किस ज्यूरिसडिक्शन में इशू करने जा रहे हो, मतलब कि किस जगह पे, किस कंट्री के किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इस काम को करने जा रहे हैं। वहां पे अगर कोई और तरीका भी बताया गया है तो उन तरीकों से भी इसको इशू किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। अब जो डिपॉजिटरी रिसिट्स है उसके लिए क्या फ्रेश इशू होने चाहिए? तो यहाँ पे दो बातें बताई गई कि न्यू शेयर्स को भी इशू किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट भी आपका डिपॉजिटरी रिसिट्स जो है उसको इशू कर सकते हैं, और साथ ही में अगर और मे बी स्पॉन्सर्ड अगेंस्ट कौन से वाले? शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स, मतलब जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स के पास है उसके अगेंस्ट में भी आप चाहो तो डिपॉजिटरी रिसिट्स को इशू कर सकते हो। साथ ही में आपको जो आरबीआई हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, उनके जो कंडीशंस वगैरह है वो फॉलो करने पड़ेंगे। दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट इस एक्ट से रिलेटेड क्या हुआ कि आप न्यू शेयर्स के अगेंस्ट भी इशू कर सकते हो, और ऑलरेडी जो शेयर्स इशू हो रखे हैं उसके अगेंस्ट भी आप इसको इशू कर सकते हो। जो ये शेयर्स होगा ये किसके नाम पे होगा? ये अलॉट किसके नाम पे किया जाएगा? ये किया जाएगा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के नाम पे। और इन शेयर्स के बदले ये जो होगा वो क्या इशू करेगी? डिपॉजिटरी रिसिट्स इशू करेगी। किसको इशू करेगी? जो भी हमारे डिपॉजिटरी वहां पे इन्वेस्टर होंगे बेसिकली, उनको इशू किया जाएगा। और कौन इशू करेगा डिपॉजिटरी रिसिट्स? ये हमारा बैंक इशू करता है, जो ओवरसीज का डिपॉजिटरी बैंक है ये इशू करेगा उनको क्या? डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। और वो किस शेयर्स के अगेंस्ट होंगे? जो कि इंडियन कंपनी ने इशू किया है उस बैंक के फेवर में, उस बैंक के नाम पे। ओके सर। बात आई वोटिंग राइट की, तो ये भी हमने ऑल द डेफिनेशन के टाइम पे कवर कर लिया था, बट एक बार फिर से सुन लेते हैं कि वोटिंग राइट के केस में क्या होगा। तो क्या वोटिंग राइट मिलेंगे उन इन्वेस्टर को? तो यहां पे दोनों बातें हैं। पहली क्या कि आपको वोटिंग राइट जो है ना वो मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा? जब आपने क्या करा रखा हो? कन्वर्जन करा रखा हो। मतलब कि जो आपके डिपॉजिटरी रिसिट्स हैं, अगर उसको आपने शेयर्स में कन्वर्ट करा लिया, तो उस केस में आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा। अब सर अगर हमने कन्वर्ट नहीं कराया तो कन्वर्ट नहीं कराया तो वोटिंग राइट किसको मिलेगा? वोटिंग राइट मिलेगा किसको? जो आपका डिपॉजिटरी बैंक होगा उसको मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके बिहाफ पे शेयर किसके पास रखे हैं, किसके नाम पे इशू है? ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम पे इशू है, तो इसलिए वोटिंग राइट भी किसके पास होंगे? इसके पास होंगे। लेकिन अगर आपने अपने डिपॉजिटरी रिसिट्स को कन्वर्ट करा लिया शेयर्स के अंदर, तो हर एक इन्वेस्टर जिसके पास डीआर्स था उसके पास अब शेयर आ गया, और शेयर आ गया तो उसके पास वोटिंग राइट आ जाएगी। बहुत ही सिंपल बात है। क्या कन्वर्जन कराना आसान है? बिल्कुल जी। उसका प्रोसीजर जो है वो भी आपको इस स्कीम और इस एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपने डीआर्स को कन्वर्ट करा सकते हो शेयर्स के अंदर, अगर आप वोटिंग में इंटरेस्टेड हो तो क्या कह रहा है? अ होल्डर और डीआर्स में बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। कब? शैल बी इंटाइटल टू वोट। पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? मेंबर बनना पड़ेगा, तब जाके आप वोट कर पाओगे। एज सच ओनली ऑन कन्वर्जन ऑफ द डीआर्स इनटू अंडरलाइंग शेयर्स आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द स्कीम एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है सर। अब जब तक कन्वर्जन नहीं हुआ तब तक क्या होगा? तो अंटिल द कन्वर्जन ऑफ डिपॉजिटरी रिसिट्स द ओवरसीज डिपॉजिटरी शैल बी इंटाइटल टू वोट। ये वोट करने के लिए इंटाइटल है ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर्स ऑफ द डीआर्स। इनके बिहाफ पे वो वोट करेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट। अब ये कैसे होगा वोटिंग? तो ये एग्रीमेंट डिसाइड करेगा। एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? एग्रीमेंट होगा डिपॉजिटरी, होल्डर्स ऑफ द डीआर्स एंड द कंपनी। डिपॉजिटरी का मतलब क्या है? ये वो बैंक है, बैंक जिसके पास डिपॉजिटरी रिसिट्स है, मतलब ये आपके कौन से हो गए? ये हो गए आपके इन्वेस्टर्स, और ये अल्टीमेटली हो गई आपकी कंपनी। इन तीनों के बीच में जैसा भी एग्रीमेंट हुआ होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ वोटिंग, उसको फॉलो करते हुए वो वोटिंग की जाएगी। और वोटिंग जनरली कौन करता है? जिसके नाम पे शेयर होते हैं, और शेयर किसके नाम पे हैं? आपके ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के नाम पे हैं। तो यहां पे वोटिंग कौन कर पाएगा? ये कर पाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो जीडीआर के डिटेल डिस्कशन के लिए इनकेस अगर आप कुछ खोया खोया महसूस कर रहे होंगे, तो ऑल्दो हमारा वो पार्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ हमें सेक्शन नंबर 41 को समझना था, ना कि जीडीआर को। बट स्टिल मैं जीडीआर में जहाँ पे हमने डिटेल में इसकी चर्चा की थी, आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज फॉर योर कन्वीनियंस मैं उसका जो लिंक है वो इस जस्ट वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करके एक बार और जीडीआर को अच्छे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 41। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई हो।